हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। नाउ स्टार्ट करते हैं। सी, हम जब बोलते हैं इम्पेयरमेंट तो इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट बेसिकली मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट का मतलब मेरा एसेट का वैल्यू गिर गया। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज 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 मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया से 1 लाख रुपीज में। मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया से 1 लाख रुपीज में। ओके, 1 लाख रुपीज में मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया। फाइन। अब उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया। से उसका डेप्रिसिएशन है 10,000 फर्स्ट ईयर, 10,000 सेकेंड ईयर। आज वैल्यू कितना है? 80,000। आज उसका वैल्यू है 80,000। 2 साल के बाद उसका बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट हम जो बोलते हैं वो है 80,000। और से इसका मार्केट वैल्यू हो गया है 75,000। से मार्केट वैल्यू 75,000 हो गया है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू और 5,000 से गिर चुका है। तो दिस इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट। ये जो 5,000 है, जो डिक्रीज इन वैल्यू है, दिस इज इम्पेयरमेंट इन सिंपल टर्म्स। ये इम्पेयरमेंट होता है। इन शॉर्ट, इम्पेयरमेंट कब होता है? व्हेन उसका मार्केट वैल्यू, टेक्निकली उसको हम रिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं। जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से नीचे हो जाता है, व्हेन मार्केट वैल्यू फॉल्स बिलो कैरिंग अमाउंट, तो देर इज इम्पेयरमेंट। और जो डिफरेंस है मेरे एग्जांपल में 5,000, वो इम्पेयरमेंट है। आई होप ये सिंपल टर्म समझा होगा। थोड़े टेक्निकल पे आ जाते हैं। अब देखिए, थोड़ा भी टेक्निकल वर्ड्स के साथ समझाता हूँ। इम्पेयरमेंट कब होता है? जब मेरा कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन लेस करके जो वैल्यू मिलता है उसे हम बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। अगर मैं मुझे दो चीजें कंपेयर करनी है, देखिए मुझे दो चीजें कंपेयर करनी है। फर्स्ट, कैरिंग अमाउंट। और सेकंड, रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट होता है, इट इज हायर ऑफ इट इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड VIU, वैल्यू इन यूज। इट इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। देखिए, एकदम सिंपल लॉजिक है। हायर क्यों, वो भी एक्सप्लेन करता हूं। सपोज मेरे पास एक एसेट है। उस एसेट को बेच के अगर मैं आज बेचता हूं तो मुझे एक पैसा मिलेगा, एक प्राइस मिलेगा, करेक्ट? अब मेरे पास एसेट का दो ही तरीका है। देखो, या तो मैं एसेट को आज बेचूंगा या तो मैं बिजनेस में यूज करूंगा। ये दो ऑप्शन जनरली होता है। तो अगर मैं एसेट को बेचूंगा तो मुझे एक प्राइस मिलेगा, जिसको बोलते हैं नेट सेलिंग प्राइस। नेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेट में हम उसके जो एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, बेचने के खर्चे, वो भी लेस कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरा कैरिंग अमाउंट है 1 लाख। सपोज मेरा कैरिंग अमाउंट है 1 लाख। और उस एसेट को अगर आज मैं बेचूं तो मुझे मिलेगा 90,000। उस एसेट को अगर आज मैं बेचूं तो मुझे मिलेगा 90,000। पर पर बेचने के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। ब्रोकरेज, जो एजेंट के थ्रू अगर बेचा है तो उसको ब्रोकरेज देना होता है। कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगा तो वो खर्चा होगा। तो बेचने के लिए स्पेसिफिकली जो खर्चे किए गए हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वो लेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 4,000, तो मेरा नेट सेलिंग प्राइस हुआ 86,000। ओके, नेट सेलिंग प्राइस हुआ 86,000। तो इसका व्हाट इज दिस 86,000? अगर मैं उस एसेट को आज बेचूं तो मुझे मिलेगा 86,000। ओके, सेकेंड टर्म है VIU, वैल्यू इन यूज। यूज मतलब अगर उस एसेट को मैं यूज करता हूं, उस एसेट को मैं अगर यूज करता हूं तो यूज करने से मैं क्या कमाऊंगा? यूज करने से मैं फ्यूचर में जो अर्न करूंगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। आई होप हम सबको आता है प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब नॉर्मल डिस्काउंटिंग, जो हमने FM में भी किया होगा। हाँ, तो दो ऑप्शन है, फिर से मैं रिपीट करता हूं। मेरे पास एक एसेट है, उसका दो ऑप्शन है। या तो वो एसेट को मैं बेचूंगा, या तो उसको मैं यूज करूंगा बिजनेस में। अगर बेचूंगा तो मुझे नेट 86,000 मिल रहा है। और अगर मैं उसे बिजनेस में यूज करूंगा तो सपोज मैं उसको अर्न करूंगा फर्स्ट ईयर 10,000, सेकंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 30,000, फोर्थ ईयर 40,000, फिफ्थ ईयर 12,000, ऐसे कुछ मैं अर्न करूंगा। और उन सबको डिस्काउंटिंग करूंगा। अगर डिस्काउंटिंग करूं तो डिस्काउंटिंग करके मुझे एक अमाउंट मिल रहा है, और वो है सपोज 93,000। ओके, अब मुझे बताओ नॉर्मली लोग क्या करेंगे। सपोज मेरे पास एक एसेट है जिससे अगर मैं अभी बेचूं तो मैं 86,000 कमाऊंगा, और अगर मैं उसे बिजनेस में यूज करूं तो मैं 93,000 अर्न करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली जो हायर है उसके टुवर्ड्स जाऊंगा ना, जहां पे मुझे ज्यादा पैसे कमाने मिलते हैं।
तो मैं 93,000 के टुवर्ड्स, जो हायर है इन दोनों में से वो, दैट्स वाई वी सिलेक्ट हायर। तो 93,000 मेरा रिकवरेबल अमाउंट है, इतना मैं अर्न कर सकता हूँ, एक टाइप का मार्केट वैल्यू यू कैन से। ओके, टेक्निकली हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। तो एसेट का कैरिंग अमाउंट 1 लाख है और रिकवरेबल अमाउंट है 93,000। दैट मीन्स देर इज इम्पेयरमेंट ऑफ 7,000। दैट मीन्स देर इज इम्पेयरमेंट ऑफ 7,000, इम्पेयरमेंट ऑफ 7,000। अच्छा, सपोज अगर ये रिकवरेबल अमाउंट सपोज अगर 1,10,000 होता, तो इसका रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, तो देर इज नो इम्पेयरमेंट, देर इज नो इम्पेयरमेंट। ओके, फाइन। और इम्पेयरमेंट लॉस का जर्नल एंट्री क्या होता है, वो तो हमें पता ही है, बहुत सिंपल है। जैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बस वही एंट्री है। इन शॉर्ट, इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन ही है। तो एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट, इम्पेयरमेंट लॉस टू असेट, और पीएनएल टू इम्पेयरमेंट लॉस को हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट। 7,000। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझा है सबको। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? ये मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा, देखो। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट ये वाला पॉइंट डिस्कस करें हम। इम्पेयरमेंट दो लेवल पे होता है, इंडिविजुअल लेवल एंड सीजीयू। सीजीयू का फुल फॉर्म कैश जनरेटिंग यूनिट्स, वो हम बाद में देखेंगे। शॉर्ट में अगर बोलो तो ग्रुप लेवल, शॉर्ट में ग्रुप लेवल। तो इम्पेयरमेंट दो लेवल पे होता है, इंडिविजुअल एसेट के लेवल पे होता है, या तो ग्रुप ऑफ एसेट्स के लेवल पे होता है, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे जो एसेट इंपेयर होगा, उसका कैसे किया जाता है? उसके कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर किया जाता है। और अगर अगर मेरा रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो देर इज नो इम्पेयरमेंट। लेकिन अगर मेरा रिकवरेबल अमाउंट कम है तो देर इज इम्पेयरमेंट। और इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? इम्पेयरमेंट लॉस है कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, जो डिफरेंस है। मेरे एग्जांपल जो अभी मैंने कराया, उसमें कैरिंग अमाउंट 1 लाख था और रिकवरेबल अमाउंट 93,000 था, तो इम्पेयरमेंट लॉस 7,000 है। एंड व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट है हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, बेचने का खर्चा। लेकिन जो बेचने का हम खर्चा लेते हैं, उसमें हमें इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स नहीं काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एसेट बेचा और मुझे एसेट बेच के 10,000 मिला, तो उस 10,000 पे हमें हो सकता है कुछ इनकम टैक्स भी भरना पड़े, कैपिटल गेन टैक्स या जो भी टैक्स भरना पड़े, तो वो टैक्स को नहीं काउंट करना है। ओके, और इंटरेस्ट भी नहीं काउंट करना है। जो हम इंटरेस्ट बोलते हैं कि हमारा पैसा हमने इन्वेस्ट किया तो हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, वो सब भी नहीं काउंट करना है। वैल्यू न्यूज क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। मतलब मैं मेरे मेरे पास जो एसेट है, उससे मैं जो फ्यूचर में कमाऊंगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू। ओके। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, हम जब एसेट का प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं, हम जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, यानी हम जब फ्यूचर कैश फ्लोज फाइंड करते हैं, तो डू नॉट कंसिडर फॉलोइंग, ये चीजें नहीं काउंट करनी है। आई रिपीट, मैं जब एसेट का फ्यूचर कैश फ्लोज फाइंड करता हूं, क्योंकि मुझे फ्यूचर कैश फ्लोज यानी फ्यूचर में जो पैसे कमाने वाला हूं, मुझे उसको डिस्काउंटिंग करना है। तो मैं वो जो फ्यूचर कैश फ्लोज फाइंड करूंगा, उसमें मुझे क्या नहीं काउंट करना है? मुझे फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग, फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं काउंट करना है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ओके, फ्यूचर में मैं रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा तो उसके वजह से ये होने वाला है। देखो, ये तो ख्याली बुलाव हो गई ना, कि भाई तुम फ्यूचर में करने वाले हो, हुआ है क्या? आर यू कमिटेड? हाँ, अगर कमिटेड है तो काउंट करना है फ्यूचर कैश फ्लोज। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं फ्यूचर में रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा और मेरे एसेट में इंप्रूवमेंट आएगा, मैं कुछ फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा और वो इंप्रूवमेंट होगा। सी नथिंग लाइक करूंगा होगा, क्योंकि ऑल दोज आर फ्यूचरिस्टिक। हमें देखना है जो अभी हुआ है। हाँ, अगर मैं कमिटेड हूं, टू कमिटेड यानी कंफर्म है मेरा कि मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है जिससे इंप्रूवमेंट होगा, या कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करूंगा, जो कंफर्म है, मैं कमिटेड हूं, तो काउंट करना है। अदरवाइज फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट नहीं करना है, और इनकम टैक्स और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी नहीं काउंट करना है। मतलब इंटरेस्ट जो हमारा जाता है, पैसे का इंटरेस्ट, मशीन परचेज किया उसका उस पे जो हमारा, सपोज मैंने लोन पे लिया तो इंटरेस्ट पे करूंगा, तो वो इंटरेस्ट को नहीं काउंट करना है। फाइनेंस को, इनकम टैक्स वो भी नहीं काउंट करना है। मतलब मैं जो एसेट से कमाऊंगा, तो मैं जो इनकम अर्न करूंगा, तो मुझे टैक्स भी तो भरना होता है प्रैक्टिकली, पर वो भी नहीं काउंट करना है। ये पूरा इंपेयरमेंट प्री टैक्स पे चलता है, पूरा इंपेयरमेंट प्री टैक्स पे चलता है। आई होप ये समझ गया होगा। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं तो उसे और क्लैरिटी आएगा। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। फिलहाल हमने देखिए ये पॉइंट्स कवर कर दिए कि इंपेयरमेंट क्या होता है,
उसका एंट्री हमने देख लिया। एंट्री है इम्पेयरमेंट लॉस टू असेट एंड पीएनएल टू इम्पेयरमेंट लॉस। और ये सेकेंड पार्ट इफ रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट, वो मैं सब में कराऊंगा, इलस्ट्रेशन में कवर करूंगा, अभी नहीं करा रहा हूं। तो ये है फाइन। चलिए, एक हमने भी बस देखा कि इम्पेयरमेंट क्या है, कैसा होता है। इलस्ट्रेशन वन पे आते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए वो पूरा सब में कवर हो जाएगा, इलस्ट्रेशन में कवर होगा। यस, इलस्ट्रेशन नंबर वन। E Limited, Ergo Industries Limited gives the following estimate of cash flows relating to property, plant and equipment on 31st December X1. मतलब ये हमारा करंट डेट है, वी आर ऑन दिस डेट। द डिस्काउंटिंग रेट इज 15%। ओके, डिस्काउंटिंग रेट इज 15%। ये हमारा डिस्काउंटिंग रेट हो गया। और ये हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज है, ये हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज है। X2, X3, X4, X5 में हम इतना ऑन करेंगे, X5, X6 एंड एंड में रेसिडुअल वैल्यू 1000 लाख है। ये डेटा दिया गया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज ऑन 11X1। हमने प्रॉपर्टी कब खरीदा था? हमने खरीदा था हमने खरीदा था 11X1 XX, सॉरी, यानी ये हमारा ईयर है। हमने प्रॉपर्टी 1 जैन में खरीदा है। फिर यूजफुल लाइफ 8 years। नेट सेलिंग प्राइस ऑन 31/12X1 20,000। ये हमारा नेट सेलिंग प्राइस है। आज अगर हम बेचेंगे तो हमें 20,000 लाख मिलेगा। कैरिंग कैलकुलेट ऑन 31st December X1। हम ये डेट पे है, कैलकुलेट ऑन 31st December X1। सबसे पहले पूछा गया कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ 2000X1। 2000X1 के एंड में हमारा कैरिंग अमाउंट क्या है, हमें वो फाइंड करना है। भाई एक बार पहले ये पढ़ लेते, ईयर XX इज द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर बिफोर द ईयर X0। XX इज द immediately preceding year before the year X0, before the year X0। मतलब हम लोग वी आर इन दिस ईयर, हम यहाँ पे है 31st December X1। तो X1 का पिछला साल क्या होगा, प्रीवियस ईयर X0 होगा। और क्वेश्चन में लिखा है कि X0 का प्रीवियस ईयर है XX, प्रीवियस ईयर है XX। दैट मींस एसेट परचेज करके 3 साल निकल चुके हैं, एसेट परचेज करके 3 साल हो गए। देखिए लास्ट टाइम पर तो ही क्लैरिटी आएगा। ईयर XX इज द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर बिफोर द ईयर X0। X0 का पहले वाला ईयर है। तो X1 में हम लोग है, X0 प्रीवियस ईयर है और ये उसका भी प्रीवियस ईयर है। चलो फाइन। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ X1, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ X1। चलो फाइन करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को। कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ X1। तो हमारा कॉस्ट क्या था? कॉस्ट था ऑन 11XX, कॉस्ट था 40,000, कॉस्ट था 40,000। और हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। पर हमें 3 साल का डिप्रिसिएशन करना है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का वी आर ऑन 31/12X1। तो ठीक है, करते हैं। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है 40,000। स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ लिखा है। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ X6 1000। रेसिडुअल वैल्यू 1000 दिया है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 8 years। वो 8 years यहाँ पे दिया था, लाइफ ऑफ असेट 8 years। और उसमें से ये जो आया दिस इज 1 year का डिप्रिसिएशन और इंटू 3 है, क्योंकि 3 साल निकल चुके, 3 years हैव पास्ट। चलो कैलकुलेट करते हैं, 3 years हैव पास्ट। अभी 40,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3, 14,625 माइनस 40,000 25,375। तो ये हो गया कैरिंग अमाउंट ऑन 31/12X1। चलो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। आई होप फर्स्ट पार्ट समझा है। सेकंड, वैल्यू इन यूज ऑन 31/12X1। वैल्यू इन यूज क्या होता है, जैसे अपना बात हुआ, वैल्यू इन यूज मतलब इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। मैं एसेट से जो फ्यूचर में कमाने वाला हूं, जो एस्टिमेटेड इनकम है, उसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। तो ये मेरा इनकम है, देखो नेक्स्ट 5 years में।
4,000, 6,000, 6,000, 8,000, 4,000। चलो फाइन करते हैं, उसे डिस्काउंटिंग करेंगे। सेकेंड पार्ट, वी पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ VIU, वैल्यू इन यूज, ईयर, कैश फ्लो, PV फैक्टर एंड PV। ईयर है 2000 x2, x3, x4, x5, x6। 2000, 4000 इनफ्लोज कितने, सॉरी 466, 4000, ये 4000 है, 4000, 6000, 6000, 8000, 4000। ओके, और डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है क्वेश्चन में 15%। डिस्काउंटिंग फैक्टर है 15%। देखो एसेज डिस्काउंटिंग सबको आता होगा, पर स्टिल मैं एक बार बता देता हूं इन केस किसी ने नहीं किया होगा, किसी स्टूडेंट ने नहीं किया होगा तो। सी, डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है 1/1/1 + R⁴ मतलब 1/1/1.15। 1 + 15%, हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% है, दैट इज 1 + 15%, 1.15 raised to n। मतलब अगर फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए तो raised to 1, सेकंड ईयर के लिए चाहिए तो raised to 2 एंड सो ऑन। तो कैल्सियम हम कैसे करेंगे, 1/1/1.15 इक्वल टू, तो वो आया 0.8695, तो 0.870, 3 डेसिमल लेता हूं। फिर उसे, इस फिगर को फिर से डिवाइड करना है 1.15 से। और कैलकुलेटर का फंक्शन अगर समझना है तो खाली इक्वल टू प्रेस करो, खाली इक्वल टू प्रेस करो तो ऑटोमेटिकली आएगा। इसे मैं रिपीट करता हूं, 1/1/1.15 इक्वल टू, तो 0.870 आ जाएगा। फिर जस्ट इक्वल टू प्रेस करो तो तुम्हें सेकेंड ईयर मिल जाएगा 0.756। फिर इक्वल टू प्रेस करो 0.658। फिर इक्वल टू प्रेस करो 0.572 एंड देन फिर इक्वल टू प्रेस करो 0.497। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4000 इंटू 0.870, 3480। सेकेंड ईयर 6000 इंटू 0.756, 4536। थर्ड ईयर 6000 इंटू 0.658, 3948। फोर्थ ईयर 8000 इंटू 0.572, 4576। एंड लास्ट ईयर 4000 इंटू 0.497, 1988। तो टोटल आया 18,528। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, टोटल 3480 प्लस 4536 प्लस 3948 प्लस 4576 प्लस 1988। यस, 18,528, ये हो गया हमारा वैल्यू इन यूज। ये हो गया हमारा वैल्यू इन यूज। इसका मतलब ये अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में विल बी अर्निंग। आज के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो दिस इज व्हाट विल बी अर्निंग फ्रॉम फ्यूचर इनफ्लोस। नेक्स्ट पूछा है रिकवरेबल अमाउंट ऑन 31/12/X1। चलो, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। थर्ड पार्ट, रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ फॉलोइंग। ये जो नीचे दो चीजें, उन दोनों में से हायर होता है। एक होता है नेट सेलिंग प्राइस और एक होता है वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज हमारे पास है 18,528, और नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में देके रखा था, सेलिंग प्राइस माइनस, अच्छा इसमें मैंने एक चीज मिस कर लिया, ये भी काउंट करना होगा, रेसिडुअल वैल्यू भी तो मिलेगा हमें 1000। रेसिडुअल वैल्यू भी तो हम ऑन करेंगे साल के एंड में। तो ये जो 4000 है ये 5000 हो जाएगा प्लस 1000, ये प्लस 1000 हो जाएगा, मीनिंग ये 5000 हो जाएगा। तो 5000 इंटू 0.497, 2485, ये हो जाएगा 2485। देखो हमें जो भी इनफ्लोज है ना, हमें सब काउंट करनी है, जो भी इनफ्लोज है हमें सब काउंट करनी है। तो जो स्क्रैप वैल्यू आएगा वो भी काउंट करना है। ओके, वो उसमें इंक्लूड नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, इंक्लूड नहीं है, कहीं कभी कभी यहाँ पे लोग लिखते हैं कि इंक्लूडिंग रेसिडुअल वैल्यू, पर इसमें नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स वो एक्सक्लूडिंग है, हमें रेसिडुअल वैल्यू अलग से ऐड करना होगा। फाइन, तो ये हो जाएगा 3480, बेसिकली ये 1000 इंटू 0.497, 497 से बढ़ जाएगा 19,025, 19025। फाइन, आई होप ये समझा होगा।
19025। और एनएसपी क्या है हमारा? नेट सेलिंग प्राइस है, क्वेश्चन में दे के रखा था। यहाँ पे देखो नेट सेलिंग प्राइस दिया है 20,000। तो इन दोनों में से जो हायर है वो काउंट किया जाएगा। इन दोनों में से जो हायर है वो काउंट करेंगे, दैट इज 20,000। तो रिकवरेबल अमाउंट हो गया हमारा 20,000। चलो ये भी ओके है। नेक्स्ट, इम्पेयरमेंट लॉस टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 December X1। अब हम इम्पेयरमेंट लॉस कैसे काउंट करते हैं? हम इम्पेयरमेंट लॉस कैसे काउंट करते हैं? उसके लिए हमें कंपेयर करना होता है, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए हमें कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट को। तो सिंस रिकवरेबल अमाउंट जो कि 20,000 है इज लेस देन कैरिंग अमाउंट 25,375, therefore there is impairment, therefore there is impairment है, therefore there is impairment। and impairment loss क्या है? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। मतलब मुझे मेरे कैरिंग अमाउंट को और डिक्रीज करना होगा, 25,375 माइनस 20,000। तो इम्पेयरमेंट लॉस है 5375। आई होप ये सबको समझा है। 5375। चलो, अब पूछा है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। पॉइंट नंबर ई, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। देखो मेरा असेट का कैरिंग अमाउंट क्या था? असेट का कैरिंग अमाउंट था 25,375। पर फिर हमने इम्पेयरमेंट चार्ज किया। इम्पेयरमेंट क्या होता है मैंने बताया था, इम्पेयरमेंट इज नथिंग बट एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो 5,375 माइनस कर देते हैं, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गया 20,000। दैट्स इट, ये हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है। फिर पूछा डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2000 X2। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2000 X2। 2000 X2 में डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे? तो डेप्रिसिएशन फॉर 2000 X2, दैट मीन्स कमिंग ईयर के लिए वही हमारा फॉर्मूला, नॉर्मल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। पर इस बार हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट हो जाएगा 20,000। मतलब जो मेरा अभी का बुक वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है, हम वहां से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000 रुपीज था, करेक्ट। और लाइफ लाइफ 3 इयर्स तो ऑलरेडी निकल चुकी है, तो लाइफ है 5 इयर्स। तो 19,000 डिवाइड बाई 5, दैट इज 3,800। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। दैट्स इट, फिनिश। आई होप ये सम समझा होगा। ओके, इसमें खाली मैंने ये मिस कर दिया था, ये डोंट फॉरगेट स्क्रैप वैल्यू भी ऐड करना है। दैट्स दिस इज द ओनली थिंग। फाइन, नेक्स्ट सम पे आते हैं। ये बेसिक इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, जी लिमिटेड अक्वायर्ड। अच्छा, अगर इसमें मैं जर्नल एंट्री बताऊं तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन में पूछा नहीं था। पर अगर क्वेश्चन में अगर मुझे जर्नल एंट्री करना होगा तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 5375 टू असेट, टू जो असेट होगा पीपीई, एंड देन ट्रांसफर टू पीएनएल। इम्पेयरमेंट लॉस एक लॉस है जो हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री इज 5375 पीएनएल टू इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बहुत सिंपल है, उसमें तुम्हें खाली वीआईयू फाइंड करना है, खाली बस नॉर्मल वैल्यू न्यूज, और फिर उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करना है। ओके, वो होमवर्क रखो, बहुत सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आते हैं, इंपॉर्टेंट सब। जी लिमिटेड अक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 April X0। जी लिमिटेड अक्वायर्ड मशीन ऑन 1 April X0 फॉर 7 crores। हमने एक मशीन खरीदा 7 crores में, दैट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years। लाइफ उसका 7 years है। The machine is depreciated on straight line basis and does not carry any residual value. Scrap value 0 है। On 1 April X4, 1 April X4 मतलब 4 साल बाद, the carrying value of the machine was reassessed at 5.1 crores and the surplus arising out of the revaluation being credited to revaluation reserve। ये थोड़ा सा AS10 से कनेक्ट कर लेगा। पीपी जो है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा, और एज पर AS10 जो वैल्यू इंक्रीज होता है तो वो कहां पे जाता है? वो जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस में। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/X6, मतलब आफ्टर 2 years, conditions indicating an impairment of the machine existed and the amount recoverable ascertained to be only 79 lakhs. You are required to calculate the loss on impairment of the machine and show how this loss is to be treated in the books of G Limited. G Limited has followed the policy of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation. Okay, लास्ट पैरा पे बाद, लास्ट पॉइंट पे बाद में आते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इनिशियल स्टार्टिंग से।
चलो फर्स्ट वर्किंग नोट, हमारा असेट का कॉस्ट क्या है, स्टार्टिंग से रीड करते हैं। जी लिमिटेड acquired a machine on 1st April X0 for 7 crores. Cost on 1st April X0 वो है 7 crores. That had an estimated useful life of 7 years. That had an estimated life of 7 years. The machine is depreciated on straight line basis and does not carry any residual value. तो depreciation हम कैसे calculate करेंगे? Cost minus scrap value, residual value divide by life 7. तो ये हो गया 1 साल का depreciation. और हम यहाँ पे कौन सी डेट पे, ऑन 1st April X4, मतलब आफ्टर 4 years, X1 X2 X3 और X4, तो इनटू 4, तो डिप्रिसिएशन हो गया 4 करोड़। तो उसका कैरिंग अमाउंट ऑन 1/4 X4 कितना है, 3 करोड़ का कैरिंग अमाउंट। फाइन। ऑन 1st April X4 द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज रीअसेस्ड एट 5.1 करोड़। कैरिंग अमाउंट को रीअसेस किया गया और मार्केट वैल्यू कितना है, 5.1 करोड़। मार्केट वैल्यू है 5.1 करोड़ एंड द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। हमने उस चीज को रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला है। मतलब एक सिंपल अगर मैं टी फॉर्म में एक्सप्लेन करूं, सपोज ये मेरा बैलेंस शीट है, यहाँ पे मेरा पीपीई कितना दिख रहा है, पीपीई दिख रहा है 3 करोड़ और इसका मार्केट वैल्यू रीवैल्यूड फिगर है, इट वाज रीअसेस्ड एट 5.1 करोड़, इसका वैल्यू 5.1 करोड़ है। दैट मींस ये 2.1 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो जर्नल एंट्री होगा पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ध्यान रखना पीएनएल नहीं। असेट जब फर्स्ट टाइम अप्रिशिएट होता है, फर्स्ट टाइम अप्रिशिएट होता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है एज पर AS10। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम डेप्रिशिएट होगा तो फिर वो जाता है पीएनएल में, ओके, एज पर AS10। फाइन। तो यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखेगा, यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखेगा 2.1। फाइन, आई होप ये भी समझा है सबको। मैंने एसेट को इंक्रीज किया तो इंक्रीज करके जो वैल्यू आया दैट इज 2.1। जो इंक्रीज है वो वैल्यू है 2.1 से इंक्रीज हो रहा है। जर्नल एंट्री पीपीई टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो मेरा असेट में पीपीई दिखेगा 5.1 पे और रिवैल्यूएशन रिजर्व 2.1 पे दिखेगा। यही चीज मैं यहाँ पे सेपरेटली एक वर्किंग नोट टाइप बना देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व दिखेगा 2.1 पे ऑन द लाइबिलिटी साइड, और ये प्लस अपवर्ड रिवैल्यूएशन। फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है, अगर फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता तो वो पीएनएल में जाता है। 5.10 तो ये हो गया 2.10 का अप्रिसिएशन। फाइन। अब हम यहां से 5.1 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। चलो आई होप ये पार्ट समझा है सबको। नेक्स्ट वन, अब लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च X6। X6 की बात हो रही है, मतलब 2 साल बाद की बात हो रही है। तो आगे मैं बाद में पढ़ता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं एसेट को 2 साल आगे लेके जाता हूं। चलो अभी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेस डेप्रिसिएशन फॉर एक्स, ये कौन सा रेट था, ये था 1/4 X4। तो डेप्रिसिएशन फॉर X4 X5 एंड सेम वे डेप्रिसिएशन फॉर X5 X6। 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। चलो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, 5.1 का वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू नील है, और लाइफ कितना बचा था आफ्टर रिवैल्यूएशन। रिवैल्यू टोटल मशीन का लाइफ है 7 years, उसमें से 3 साल तो निकल चुके हैं, 3 साल निकल चुके हैं, सॉरी 4 साल निकल चुके हैं। तो दैट मीन्स अभी लाइफ 3 साल ही बचा है, लाइफ बचा है 3 years। 5.1 डिवाइड बाई 3, तो ये आया 1.7, तो डेप्रिसिएशन होगा 1.7। चलो अब वैल्यू कितना बचा है, 5.1 में से -1.7 -1.7, तो वैल्यू बचा है 1.7। तो ये है कैरिंग अमाउंट ऑन 31/3 X6। आई होप यहां तक समझा है सबको, यहां तक ओके है। अब ये लाइन समझना इंपॉर्टेंट है, एक बार पहले हम इस पे आते हैं, एक बार रीड करता हूं। चलो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कंडीशंस इंडिकेटिंग एन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन एग्जिस्टेड एंड द अमाउंट रिकवरेबल, ये रिकवरेबल अमाउंट ही देके रखा है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में देखा था, इट इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। ये रिकवरेबल अमाउंट देके रखा है 79 lakhs। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन। तो ठीक है, चलो पहले इम्पेयरमेंट फाइंड कर लेते हैं। ये कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल अमाउंट है 0.79 79 lakhs है। दैट मीन्स करोड़ में एक्सप्रेस करेंगे तो 0.79।
तो 1.7 माइनस 0.79, दैट मीन्स 0.91 का इम्पेयरमेंट हुआ है। ये है हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज डन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन। ये पार्ट हो गया है। एंड शो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। अब ये लॉस का एंट्री क्या होगा वो देखेंगे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अब ये लाइन देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। जी लिमिटेड हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन द रिवैल्यूएशन सरप्लस बाय द इंक्रीज्ड चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन। अब पहले मैं ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जो AS10 का कॉन्सेप्ट है, एक बार ये समझा देता हूं, फिर मैं इस पे आता हूं, फिर इस पे आते हैं। एज पर AS10 रिवैल्यूएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है। सपोज ये मेरा बैलेंस शीट है, ये मेरा बैलेंस शीट है। रिवैल्यूएशन रिजर्व में दो ऑप्शन होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में दो ऑप्शन होता है, या ये बैलेंस शीट छोड़ो। रिवैल्यूएशन रिजर्व में दो ऑप्शन होता है। क्या दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन होता है कि भाई तुम रिवैल्यूएशन रिजर्व को कुछ मत करो, उसको कुछ नहीं करना है, कीप इट एज इट इज, जैसा है वैसे ही रखो, जैसा है वैसे ही रखो, कुछ नहीं करना है। और एंड में जब सेल होगा तो रिवैल्यूएशन रिजर्व शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस बताता है, तो उसको क्लोज करना है तो डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, उसे क्लोज कर देंगे एंड में जब बेचेंगे एसेट को सेल के टाइम पे। दिस इज ऑप्शन वन। और सेकंड ऑप्शन क्या होता है, सपोज मेरे रिवैल्यूएशन रिजर्व में एक अमाउंट पड़ा है, एक अमाउंट पड़ा है। अच्छा, जब एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो ड्यू टू अपवर्ड रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ता है। जैसे कि अगर हम अभी प्रेजेंट सम देखें, अगर हम प्रेजेंट सम देखें, सपोज मैं प्रेजेंट सम देखता हूं, तो ओरिजिनली मेरा डेप्रिसिएशन 1 लाख था। देखो यहाँ पे हमने किया था 4 साल का डेप्रिसिएशन 4 लाख 4 करोड़ था। तो 1 करोड़ मेरा ओरिजिनल डेप्रिसिएशन था, लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन हो गया 1.7। रिवैल्यूएशन के पहले डेप्रिसिएशन क्या था, 1 करोड़। रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन क्या है, 1.7 करोड़। 1.7 करोड़। तो कितने से मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, 0.7 करोड़। 0.7 करोड़ मतलब 70 लाख से डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, देखिए ये ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन है। इधर यू कैन फॉलो दिस ऑप्शन वन और यू कैन फॉलो ऑप्शन टू। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि एवरी ईयर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो हमें ट्रांसफर करना है फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व से जनरल रिजर्व में हमें एवरी ईयर जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, मेरे एग्जांपल में 0.7 करोड़, वो एवरी ईयर ट्रांसफर करना है जब तक एसेट यूज होता रहेगा तब तक। और एंड में जो बैलेंस बचेगा, और मैंने सपोज एसेट बेच दिया है, तो ये बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये मेरा बैलेंस शीट है, यहाँ पे मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व है, एक अमाउंट है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि भाई कुछ मत करो, कीप रिवैल्यूएशन रिजर्व एज इट इज, उसको टच नहीं करना है, उसको जैसे है वैसे रहने दो। तो फिर इसका होगा क्या, जब एसेट हम बेचेंगे तो इन द ईयर ऑफ सेल, जब एसेट हम बेचेंगे तो उस टाइम पे रिवैल्यूएशन रिजर्व का एंटायर बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये एक ऑप्शन होता है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है कि एवरी ईयर जो हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है, एडिशनल मतलब रिवैल्यूएशन के पहले क्या डेप्रिसिएशन था, रिवैल्यूएशन के बाद क्या डेप्रिसिएशन है। ऑब्वियसली अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो मुझे रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के एवरी ईयर मुझे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, एवरी ईयर। और सपोज फिर मैंने 2-4 साल रखा और फिर बेच दिया एसेट, तो जिस दिन बेचा वो दिन पे जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा वो एक साथ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, एक साथ जो भी बैलेंस है पूरा एक साथ ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। आई होप ये पार्ट समझा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा है, कंपनी इज फॉलोइंग ऑप्शन टू, देखो रीड करो फिर से। जी लिमिटेड हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ राइटिंग डाउन द रिवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को एवरी ईयर कम कर रहे हैं बाई द इंक्रीज्ड चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो, मतलब अगर मैं अभी देखो यहाँ पे क्या था, हमने 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1.7 था, एसेट का वैल्यू क्या बचा 1.7। 2 साल के डेप्रिसिएशन के बाद एसेट का वैल्यू बचा 1.7, और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी मुझे कम करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पहले कौन सा साल था, 2000 X4 X5 एंड देन 2000 X5 X6। कितना अमाउंट, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ओल्ड डेप्रिसिएशन 1 करोड़ था, न्यू डेप्रिसिएशन यहां पे लिख देता हूं मैं
ओल्ड डेप्रिसिएशन हमारा 1 करोड़ था और न्यू डेप्रिसिएशन है 1.7 करोड़। तो जो ये जो है एडिशनल 0.7, दिस इज एडिशनल डेप्रिसिएशन जो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, जो हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, सिंपल। ओके, आई होप ये पॉइंट समझा होगा सबको। तो अब हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस कितना बचा है? 0.7। ये है उसका कैरिंग अमाउंट ऑन 31/3/6। ऑन दिस डेट ये बैलेंस बचा है। मतलब अगर मैं टी फॉर्म में समझाऊं, सपोज अगर मैं इस तरीके से समझाऊं, तो 0.7 लेस होगा। अब इसमें बैलेंस कितना बचा है? 0.7। ओके, और अब हमने क्या किया? अब हमने इंपेयरमेंट किया। इंपेयरमेंट मतलब हमारा असेट का वैल्यू कितना था? असेट का वैल्यू है 0.79। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ? बैलेंसिंग, दैट इज 0.91। ये हमारा इंपेयरमेंट लॉस है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? अब इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री होता है, नॉर्मली एंट्री क्या होता है? इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू पीपीई, अमाउंट 0.91। और फिर हमें क्या करना है? ये जो लॉस है हमें पीएल में ट्रांसफर करना है। तो हम करते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस 0.91। ये नॉर्मल अकाउंटिंग है, नॉर्मली हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन इसमें एक स्लाइड चेंज होगा, इसमें एक स्लाइड चेंज होगा। वो क्या है? लॉस कौन बेयर करेगा? क्या पीएनएल बेयर करेगा? नो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑलरेडी है। तो पहले हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से लॉस बेयर कराएंगे। सिंपल लॉजिक है ना। देखो जब असेट बढ़ा था तो कहां पे गया? रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो अब जब कम होगा तो पहले कौन बेयर करेगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो दिस इज द चेंज, ध्यान रखो। जब रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है तो पहले लॉस कौन बेयर करेगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व। और रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस कितना है? 0.7। तो ये बेयर करेगा, ये बेयर करेगा। तो 0.7 जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में और बचा हुआ 0.21 पीएनएल बेयर करेगा। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। इन शॉर्ट, ये जो 0.91 है उसको कौन बेयर करेगा? रिवैल्यूएशन रिजर्व बेयर करेगा टू द एक्सटेंट ऑफ 0.7 जो उसका बैलेंस है। और जो बचा हुआ लॉस है 0.21 का, वो लॉस बेयर करेंगे पीएनएल, वो लॉस बेयर करेगा। आई होप ये पॉइंट समझ गया है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओके, तो हमने ये देखा कि इंडिविजुअल एसेट को इंपेयरमेंट का तरीका देखा, और रिवैल्यूएशन रिजर्व रहेगा तो लॉस कौन बेयर करेगा, वो भी एक तरीका देखा। अब हम देखते हैं रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो चुका है। तो उस कॉन्सेप्ट में आते हैं। चलो अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आ रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। सपोज मेरा एसेट का कैरिंग अमाउंट कॉस्ट है, सपोज कॉस्ट है 1 लाख। कॉस्ट है 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू 0, रेसिडुअल वैल्यू 0, रेसिडुअल वैल्यू 0। एसेट का लाइफ है सपोज से 10 ईयर्स ले लेते, सिंपल हो जाएगा। एसेट का लाइफ 10 ईयर्स है। ओके, तो डेप्रिसिएशन इजीली मिल जाएगा ना, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो वो 10,000 हो जाएगा। सपोज आफ्टर 3 इयर्स उसका, आफ्टर 3 इयर्स से उसका रिकवरेबल अमाउंट, मैं स्ट्रेट रिकवरेबल अमाउंट दे रहा हूं। रिकवरेबल अमाउंट है सपोज 60,000। रिकवरेबल अमाउंट है से 60,000। ओके, चलो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। देखो असेट का कॉस्ट क्या था? 10,000। डेप्रिसिएशन क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। लाइफ है 10 ईयर्स, ये 1 साल का डेप्रिसिएशन हुआ। और ये 3 साल निकल चुका है इंटू 3। तो डेप्रिसिएशन हो गया 1 लाख, सॉरी, हाँ, डेप्रिसिएशन हो गया 30,000। तो 3 साल के बाद वैल्यू क्या है? 3 साल के बाद वैल्यू 70,000 है। आई होप दिस इज ओके। यहां तक तो सबको समझा होगा। ये उसका कैरिंग अमाउंट हो गया। और उसका रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 60,000। कैरिंग अमाउंट है 70,000 और रिकवरेबल अमाउंट है 60,000। तो मतलब देयर इज इम्पेयरमेंट, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कम हो गया। तो इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू 70,000 माइनस 60,000। तो वो हो गया 10,000। तो ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है, ये इम्पेयरमेंट लॉस है। तो चलो इम्पेयरमेंट लॉस हम एसेट से लेस करेंगे और सेकंड इफेक्ट पीएनएल से लेस, पीएनएल डेबिट। जर्नल एंट्री बेसिकली इम्पेयरमेंट लॉस टू असेट और पीएनएल टू इम्पेयरमेंट लॉस, दोनों एंट्री को कंबाइन करेंगे तो एंट्री हो जाएगा पीएनएल टू असेट।
तो ये हो गया वैल्यू 60,000। तो दिस इज द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब ये हमारे असेट का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है। फाइन। ओके। अब सपोज इसके बाद और 2 साल निकल चुका है। सपोज इसके बाद और 2 साल निकल चुका है। आफ्टर 5 years टोटल, आफ्टर 5 years, अब क्या होगा? और 2 साल निकल चुका है, सपोज और 2 साल निकल चुका है। तो अब असेट का लाइफ कितना था यहां से? असेट का लाइफ था, असेट का लाइफ था, 1 सेकेंड, 3 years गया, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। हाँ, टोटल लाइफ 10 years था, 3 years निकल चुका है, तो लाइफ 7 years बचा था। तो 60,000 स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, डिवाइड बाई 7 जो रिमेनिंग लाइफ है। तो डेप्रिसिएशन आया मुझे 8571, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर भी वही होगा। तो 60,000 माइनस 8571, तो वो हो गया 51,429। ना ना, 1 सेकेंड, मैंने एक ही साल का लेस किया। 8571, हाँ, 42,858 वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है 42,858। 2 साल के बाद ये हमारा कैरिंग अमाउंट है। बेसिकली फिफ्थ ईयर के एंड में ये हमारा कैरिंग अमाउंट है। यहां तक भी सबको समझा होगा। अब सपोज इंपेयरमेंट जिस रीजन से ही हुआ था वो रीजन निकल गया, तो हमारा असेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। सी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, सपोज गवर्नमेंट ने मेरा फॉर सम रीजन लाइसेंस कैंसिल किया था। तो लाइसेंस कैंसिल करने से ऑब्वियसली मुझे लॉस होगा, तो इंपेयरमेंट होगा, मेरे एसेट के वैल्यू कम होंगे, कम होंगे। तो एसेट के वैल्यू कम हुआ तो इंपेयरमेंट हुआ। लेकिन आफ्टर 2 इयर्स गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस मुझे फिर से दे दिया। आफ्टर 2 इयर्स गवर्नमेंट ने मुझे वो लाइसेंस फिर से दे दिया। तो अब क्या होगा? क्योंकि मुझे लाइसेंस फिर से मिल चुका है, तो मेरा एसेट का वैल्यू फिर से बढ़ जाएगा। तो सपोज आफ्टर आफ्टर 5 इयर्स और 2 साल के बाद, अब रिकवरेबल अमाउंट बढ़ चुका है, अब रिकवरेबल अमाउंट बढ़ चुका है। और मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरा रिकवरेबल अमाउंट है से 48,000। सपोज यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट 48,000, रिकवरेबल अमाउंट 48,000। तो क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गया है, तो मुझे वैल्यू भी तो इंक्रीज करना होगा, तो मुझे वैल्यू भी इंक्रीज करना होगा। तो अभी हम वैल्यू कितना इंक्रीज कर सकते हैं, अभी वो समझना है हमें। हमें हम वैल्यू कितना इंक्रीज कर सकते हैं वो समझना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इंपेयरमेंट क्या बताता है कि भाई जब तुम वैल्यू, जब रिवर्सल होता है, जब असेट का रिवर्सल होता है, तो रिवर्सल पे, जब एसेट का रिवर्सल होता है, तो हम उसको कहां तक रिवर्स कर सकते हैं, कितना अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो असेट का जो रिवाइज्ड वैल्यू होगा, असेट का जो वैल्यू होगा, इट कैन बी, इट कैन बी लोअर ऑफ, इट कैन बी लोअर ऑफ फॉलोइंग, क्या इट कैन बी लोअर ऑफ, क्या लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट ऑन दैट डेट। मुझे रिवर्सल करना है, रिवर्सल करना है मतलब समझा ना सबको, कि मुझे वैल्यू अप्रिशिएट करना है, तो वैल्यू बढ़ के कितना हो सकता है? बढ़ के हो सकता है वो लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, वो दिन पे जो रिकवरेबल अमाउंट है वो, एंड कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस हैड टेकन प्लेस, इफ नो इम्पेयरमेंट हैड टेकन प्लेस। सब कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूं? हमें एसेट का वैल्यू हम कहां तक बता सकते हैं? हम बता सकते हैं एसेट का वैल्यू कहां तक? अप टू द लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट हैड टेकन प्लेस। अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता, तो आज के दिन हमारा एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या होता, वो कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। और इन दोनों में से जो लोअर है, हम वहां तक बता सकते हैं, वहां तक बता सकते हैं। तो चलो मैं मेरे एग्जाम्पल में आता हूं, फिर से मेरे एग्जाम्पल में एक बार आता हूं। तो यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट तो 48,000 है। तो अगर हमने इंपेयरमेंट नहीं किया होता, तो वैल्यू क्या होता? सपोज मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट प्रेजेंट करता हूं। अगर इंपेयरमेंट नहीं होता, तो देखो कॉस्ट हमारा असेट का था 1 लाख, 5 साल निकल चुके हैं। तो अगर 5 साल में कोई भी इंपेयरमेंट नहीं होता, तो आज के दिन वैल्यू क्या होता? तो डेप्रिसिएशन है 10,000 एक साल का, करेक्ट ना? 1 लाख डिवाइड बाई 10, 10,000 इंटू 5 years, तो 50,000 डेप्रिसिएशन होता। तो कैरिंग अमाउंट क्या होता? 50,000। तो ये क्या है? 50,000 क्या है? दिस इज कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट, इफ नो इम्पेयरमेंट मतलब अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता, तो आज के दिन 5 साल के बाद मेरा कैरिंग अमाउंट 50,000 होना था। अब इसको हम कंपेयर करेंगे आज के रिकवरेबल अमाउंट से, फिफ्थ ईयर के रिकवरेबल अमाउंट से, विच इज 48,000। तो इन दोनों में से जो लोअर है, इन दोनों में से जो लोअर है, लोअर, इन दोनों में से जो लोअर है, ओके, इन दोनों में से जो लोअर है, दैट इज 48,000।
वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम रिवर्सल। हम वहां तक ही रिवर्स कर सकते हैं। तो हम इसे 48,000 तक रिवर्स करेंगे। दैट मीन्स 48,000 माइनस 42,858, 5,142, ये हो गया हमारा रिवर्सल। ये हो गया हमारा रिवर्सल। हम इतना रिवर्स कर सकते हैं। और ये है हमारा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। और रिवर्सल का एंट्री उल्टा हो जाएगा। रिवर्सल मतलब एसेट के वैल्यू बढ़ाना है, तो पीपी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, सिंपल। पीपी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, क्योंकि हमने पहले लॉस कहां पे डाला था, पीएनएल में, तो अब वो कहां पे जाएगा, पीएनएल में। जो पहले किया वो रिवर्स करना होता है। तो पीपी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ये हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा फॉर द रिवर्सल अमाउंट। फॉर द रिवर्सल अमाउंट देखिए एकदम सिंपल है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमें जब रिवर्सल करना है तो हम कहां तक रिवर्स कर सकते हैं, हम कहां तक रिवर्स कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं अप टू, हम रिवर्स कर सकते हैं अप टू लोअर ऑफ, ये रूल क्या है, अप टू लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट इफ नो इम्पेयरमेंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ नो इम्पेयरमेंट, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, देखिए मेरा एसेट का कॉस्ट था 1 लाख, और अगर इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता तो 5 साल का डेप्रिसिएशन होता 50,000, क्योंकि 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है। तो 5 साल का डेप्रिसिएशन 50,000 होता। तो 5 साल के बाद वैल्यू क्या होता, 5 साल के बाद वैल्यू होता 50,000। और 5 साल के बाद रिकवरेबल अमाउंट क्या है, 48। उन दोनों में से जो लोअर है वो है 48। तो हम हमारे एसेट को 48,000 तक अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो हमारा वैल्यू कितना दिख रहा है, 42,000। और कहां तक लेके जा सकते हैं, 48,000 तक, 48,000 तक। तो दैट मीन्स वी कैन रिवर्स इट बाई 5142, वी कैन इंक्रीज इट बाई 5142। तो ये हो गया हमारा रिवर्सल ऑफ असेट। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो आज के वीडियो, इस वीडियो लेक्चर में मैंने अभी तक क्या कवर किया है, मैंने अभी तक कवर किया है कि इम्पेयरमेंट, मैंने ये पार्ट कवर किया, इम्पेयरमेंट वाला पार्ट। फिर मैंने ये जर्नल एंट्री वाला पार्ट कवर कर दिया कि एंट्री क्या होगा। फिर मैंने रिवर्सल में इंडिविजुअल एसेट का रिवर्सल कंपेयर किया है। सीजीयू हम बाद में देखेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सीजीयू का। और ये कवर किया है, दैट्स इट। हमने ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हमारा सीजीयू वाला पार्ट बाकी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लूंगा। और एक ये खाली इंडिकेटर्स एक बता देता हूँ अभी, देखिए हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब करते हैं, हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब करते हैं, इंपेयरमेंट टेस्टिंग हम करते हैं व्हेन देयर आर इंडिकेटर्स। व्हेन देयर आर इंडिकेटर्स मतलब क्या होता है, इंडिकेटर्स मतलब जब कुछ हमें कुछ दिखता है, कुछ हमें लगता है कि जैसे कि कुछ हुआ है जिसके वजह से हमारा एसेट का वैल्यू कम हो गया होगा, तो हम इंपेयरमेंट चेकिंग करते हैं। इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल इंडिकेटर्स और एक होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। इंटरनल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स मतलब सपोज मेरा एसेट का आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, या मेरा एसेट डैमेज हो चुका है फॉर सम रीजन, फायर या कुछ भी, या नेग्लिजेंस ऑफ वर्कर्स, उसके वजह से मेरा एसेट डैमेज हो चुका है, तो वो होता है इंटरनल इंडिकेटर्स, या वो आउटपुट कम दे रहा है, तो दीज आर इंटरनल इंडिकेटर्स। वेराज एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि एसेट का मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो चुका है, वो गिर गया है, या फिर मार्केट में कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया है जिसके वजह से जो मेरा एसेट है, जिसके वजह से न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो मेरा एसेट है उसका वैल्यू वैल्यू गिर चुका है, क्योंकि अभी मार्केट में इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी, इंप्रूव्ड वर्जन का नया एसेट आ चुका है, तो मेरा एसेट का वैल्यू गिर चुका है। तो वो होते हैं हमारे इंटरनल, सॉरी, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। तो जब इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं तो हम इंपेयरमेंट चेक करते हैं। जब हम इंपेयरमेंट चेक करते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है, एसेट का वैल्यू गिर गया, या आउटपुट कम हो गया, इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर से, तो हम चेक करते हैं कि हमारा एसेट का वैल्यू शायद गिर गया होगा। और फिर चेक करने के बाद अगर पता चलता है कि यस रिकवरेबल अमाउंट इज बिलो द कैरिंग अमाउंट, तो हम इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करते हैं। और अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो हम इंपेयरमेंट लॉस नहीं चार्ज करते हैं। ओके, तो फाइन। तो हमने ये इंडिकेटर्स देखा, हमने इंपेयरमेंट देखा, हमने उसका एंट्री देखा, उसका रिवर्सल ट्रीटमेंट देखा कि रिवर्सल क्या करना है। ये अपना मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन कर दिया था। इट इज लोअर ऑफ फॉलोइंग, कैरिंग अमाउंट इफ नो इंडिकेटर्स, कैरिंग अमाउंट इफ नो इंडिकेटर्स एंड रिकवरेबल अमाउंट, दोनों में से जो लोअर है वो आ जाएगा। फाइन। अब हमारा एक ये पार्ट हो चुका है इंडिविजुअल एसेट वाला। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करूंगा उसका इंपेयरमेंट, उसका इंपेयरमेंट ऑफ सीजीयू, सीजीयू वाला पार्ट ले लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो वाला पार्ट। और एक ये फॉरेन करेंसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लेता हूँ, इसका एसेट सम है नहीं मॉड्यूल में, पर मैं समझा देता हूँ खाली। सपोज अगर मेरे पास कोई एसेट है जो जिसका फॉरेन इनकम है, जिससे इनकम फॉरेन में आ रहा है, तो हम उसका वीआईयू कैसे फाइंड करेंगे, ईयर कैश फ्लो। सपोज मुझे डॉलर्स में कैश फ्लो आ रहा है, तो हम डॉलर्स में डिस्काउंटिंग करेंगे, पीवी फैक्टर, पीवी। सपोज मुझे 3 साल का मेरा इनफ्लो है, तो यहाँ पे मुझे $2,000 आने वाला है, यहाँ पे मुझे 1,500 आएगा, और यहाँ पे सपोज 1,600। तो हम इसे डॉलर्स में ही डिस्काउंटिंग करेंगे। अगर मुझे फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, मेरा एसेट फॉरेन करेंसी कैश फ्लो जनरेट करता है,
तो मुझे उसके से डॉलर्स में कैश फ्लो जनरेट करता है, तो मुझे उसको डॉलर्स में ही डिस्काउंटिंग करना है, उसको रुपीज में नहीं कन्वर्ट करना है, डॉलर्स में ही कन्वर्ट करना है। फिर उसको डिस्काउंटिंग करेंगे हम। डिस्काउंटिंग का तरीका हमें आता है। सपोज डिस्काउंटिंग रेट है से 4%, पर ध्यान रखना ये जो 4% होगा वो डॉलर का ही होगा, वो यूएस का ही डिस्काउंटिंग रेट होगा। इसका मतलब देखिए, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं बोलूंगा कि मेरे पास इंडिया में कुछ एफडी करना है मुझे, तो इंडिया में मुझे अगर 7% मिला तो आई बी हैप्पी। पर यही एफडी अगर मैं यूएस में करूँ तो क्या 7% मुझे चाहिए? नहीं, से मुझे 3 या 4% चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यूएस डॉलर का इंडिया में जब हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, तो उसमें कन्वर्शन में भी बेनिफिट होता है ना। तो वहां पे हम 3% पे भी या 4% पे भी विल बी हैप्पी। तो यही मैं बता रहा हूँ, इंडिया का सपोज 7% अगर मेरा डिस्काउंटिंग रेट है, तो हो सकता है यूएस का 3 या 4% हो। क्वेश्चन में वो दिया रहेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो डिस्काउंटिंग रेट होगा वो डॉलर वाला डिस्काउंटिंग रेट ही हमें लेना है, डॉलर वाला डिस्काउंटिंग रेट लेना है, रुपीज वाला नहीं। और फिर डिस्काउंटिंग करके हमें एक वैल्यू मिलेगा। ओके, एक वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू सपोज आ गया, से ये वैल्यू है $3,200। से फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे रैंडमली लिया है, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रैंडमली लिया है। ये डॉलर्स आया, तो ये डॉलर्स अब इसको फाइनली हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। रिकवरेबल, सॉरी, वैल्यू इन यूज इन रुपीज इज इक्वल टू, ये जो 3,200 है, डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा कन्वर्शन रेट है 84, तो 84 से कन्वर्ट करेंगे और जो रुपीज मिलेगा वो हमारा वैल्यू इन यूज इन रुपीज हो जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, और जैसे मैंने बताया कि हमने इंडिविजुअल एसेट का इम्पेयरमेंट और उसका रिवर्सल देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप ऑफ एसेट जिसको हम सीजीयू बोलते हैं, उसका इम्पेयरमेंट बताऊंगा। ओके, चलो बाय, विद दिस आई स्टॉप द वीडियो।